नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आपने मेरी कल की वीडियो देख ली होगी जो मैंने सहायक लेखाकार और लेखाकार के कार्यों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश की थी। और लेकिन मुझे कमेंट ज़्यादा आ रहे हैं कि मैम पेट 2021 या 22 किसके थ्रू इस बार तो असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी निकाली जाएगी, जो PSSC निकालेगा। तो इसके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। पहले आप लोगों का वो वीडियो मैं पूरा कर दूँ क्योंकि कल वो अधूरा रह गया था। मेरे पास समय की आप लोग जानते हैं कमी रहती है, क्योंकि मुझे ऑफिस भी देखना होता है और बीच में कोई काम आ जाता है तो फिर वो हो नहीं पाता है। इसलिए वो वीडियो आधी रह गई थी, इसलिए मैं दोबारा से उसको बना रही हूँ शुरू से। अगर कोई पॉइंट मिस हो गए हो तो एक बार आप देख लीजिएगा। तो जैसा कि आप लोग कल देख पा रहे थे कि मैंने आपको पूरा शुरू से बताया था कि सहायक लेखाकार और लेखाकार के जो कार्य हैं, बाकी यूट्यूब चैनल जो आपको बता रहे हैं वो ऐसे ही बता रहे हैं, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन मैं आपको ऑथेंटिक प्रूफ के साथ दे रही हूँ, क्योंकि हमें ये ऑर्डर दिए गए हैं और हम इसी के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बाकी जो चैनल्स आपको बताते हैं वो सिर्फ अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए या फिर आप उनके चैनल पे बार बार विजिट करें, इसके चक्कर में कर रहे हैं। बाकी उनके पास कोई ऑथेंटिक जानकारी है नहीं, लेकिन मैं आपको एकदम ऑथेंटिक जानकारी दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ये खुद ऑर्डर है जो कि मतलब आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया है 21 जनवरी 2021 को। और इसमें हर एक चीज़ बहुत ही डिटेल में बताई गई है कि आपको कौन से काम करने होंगे। उसके अलावा अगर आपसे कोई काम करवाता है तो आप मना कर सकते हो, आपके पास इतना राइट भी है। इसमें आप आंतरिक लेखा पर डायरेक्ट पत्र लिख के कह सकते हो कि मुझे इसके अलावा अन्य कार्य कराए जा रहे हैं। तो पूरा ऑर्डर किया है, इसमें अच्छे से समझाया गया है। मैं आपको शुरू से बताती हूँ, और बाकी नोटिफिकेशन की बात है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो चलिए, जैसे कि आपने कल पढ़ ही लिया था, उसमें ये था कि शासन द्वारा विभिन्न विभागों में लेखा संवर्ग की स्थापना का मूल उद्देश्य यह है कि प्रारंभिक स्तर पर वित्तीय एवं लेखा संबंधी कार्यों का निष्पादन एवं परीक्षण इस प्रकार हो कि वित्तीय अनियमितताओं, शासकीय धनराशि की क्षति की संभावना न रहे। संवर्ग के कार्मिकों के कार्य एवं दायित्व का स्पष्ट निर्धारण न होने के कारण कार्मिकों को कार्य निष्पादन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने भी अपने अनुभव से देखा है। जब मैंने ज्वाइन किया था तब ये पत्र जारी नहीं हुआ था, क्योंकि 2021 में जारी हुआ है और मेरी ज्वाइनिंग 2020 में हो पाई थी। तो मुझे भी बाबुओं के काम दिए जाते थे, और हम लोगों को, हम हैं तो असिस्टेंट अकाउंटेंट, लेकिन हमें छोटा बाबू ही समझा जाता था। मतलब वो बाबू जो मात्र 25,000 पा रहे हैं और हम यहाँ 35 और 40,000 पा रहे थे, हमें वो अपने नीचे समझते थे कि हाँ आप हमारे अंडर काम करिए। तो इसके लिए काफ़ी बच्चों ने जाके आंतरिक लेखा में शिकायतें की और बहुत कुछ हुआ, उसके बाद जाके ये पत्र जारी हो पाया था। अब इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग काम करते हैं। अगर इसके अलावा हमसे कोई अन्य कार्य करवाया जाता है तो हम लिखित में शिकायत कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी, हमें भी, हमारी भी कठिनाई दूर हो गई कि हम अगर सहायक लेखाकार के पद पे आए हैं तो हम अपने पद के अनुसार काम करें, ना कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बताया गया छोटा मोटा काम। क्योंकि ऐसे तो आपसे कोई चपरासी का भी काम कहेगा तो क्या आप करने लग जाओगे? क्यों करोगे भाई? आपका पद है, बड़ा पद है, आप उसी के अकॉर्डिंग काम करिए। तो यही चीज़ इसमें भी डिस्क्राइब की गई है। देखिए आगे लिखा है, अधीनस्थ लेखा संवर्ग के कार्मिकों के कार्य एवं दायित्व निर्धारित किए जाने से जहां एक ओर लेखा कार्मिकों को अपने कार्यों के निस्तारण में सुगमता होगी, वहीं दूसरी ओर शासन की मंशानुरूप विभागीय हित में लेखा संवर्ग के कार्मिकों की सेवाओं का अधिनियम उपयोग संभव हो सकेगा। वित्त सेवाएं अनुभाग 1 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या इतना दिनांक 14 जुलाई 2020 द्वारा अधीनस्थ लेखा संवर्ग के कार्मिकों के कार्य एवं दायित्व जारी करने के निर्देश दिए गए थे। देखिए इसमें बताया गया है कि जो शासन है, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भी कहा गया था कि जितने भी अधीनस्थ लेखा संवर्ग के कार्मिक हैं, जो हम लोग हैं, उनके कार्य और दायित्वों के बारे में दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएं, ताकि उनसे कोई भी इधर उधर के काम, छोटे मोटे काम ना करवा सके। जिस पद पे आप बैठाए गए हैं, जिसके लिए सरकार आपको इतनी सैलरी दे रही है, आप उसी के अकॉर्डिंग वर्क करिए। तो इसके संबंध में विभागों में स्थापित लेखा संगठन के कार्य एवं दायित्वों का उल्लेख वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 5 भाग 1 के अध्याय 18A में किया गया है। ये एक बुक है, ये अगर आप परचेज करेंगे तो उसमें भी इसका उल्लेख आपको मिल जाएगा, जिसके आलोक में अधीनस्थ लेखा संवर्ग के कार्मिकों के कार्य एवं दायित्व निम्न प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं। तो मैंने आपको कल ये कार्यों के बारे में थोड़ा डिटेल दे दिया था, इसलिए इस बार मैं सिर्फ पढ़ के बताऊंगी। अगर आप वो डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा। पिछली वीडियो में जहाँ मैंने ख़त्म किया है उसके आगे मैं यहाँ डिटेल में बता रही हूँ, और बाकी मैं आपके उसके लिए एक बार पढ़ दे रही हूँ कि लेखा कार्य के कार्य एवं दायित्व क्या होते हैं।
पहले लेखाकार, क्योंकि लेखाकार सहायक लेखाकार से ऊपर होता है तो पहले उसे कार्य बताए जाएंगे। आप तो लेखाकार के अंडर आते हो तो इसलिए आपका कार्य इसके बाद बताया जाएगा। तो पहले जान लेते हैं कि लेखाकार के कार्य क्या होंगे, क्योंकि आप भी सहायक लेखाकार से प्रमोट होकर लेखाकार ही बनोगे। तो चलिए देखते हैं। पहला जो है वो है वार्षिक आय व्यय बजट तैयार करना, नई मांगों तथा अनुपूरक मांगों, आकस्मिकता निधि से अग्रिम आहरण एवं बजट आवंटन आदि का प्रस्ताव तैयार करना। जो और नेक्स्ट है व्याधिकृत एवं बचत का प्रारंभिक एवं अंतिम विवरण पत्र तैयार करना। तीसरा है पुनर्विनियोग प्रस्ताव तैयार करना एवं बचतों का समय से अभ्यारण करना। चौथा है रोकड़ की बही प्रविष्टियों की जांच करना। 5वें नंबर पे है अधिष्ठान आकस्मिक एवं अन्य योजनाओं से संबंधित तैयार किए जाने वाले समस्त देयकों बिलों का भुगतान पूर्व परीक्षण करना। और 6ठे नंबर पे देयक पर भुगतान हेतु अग्रसित लिखते हुए अपनी मोहर सहित हस्ताक्षर किए जाएंगे। तत्पश्चात देयक आहरण वितरण अधिकारी कोषागार को प्रस्तुत किए जाएंगे। 7वें नंबर पे है क्रय की जाने वाली सामग्री भंडार आदि से संबंधित पत्रावलियों प्रस्तावों का भंडारण, क्रय नियमावली एवं भंडार क्रय से संबंधित अन्य अद्यतन सुसंगत शासनादेशों के आलोक में परीक्षण करना। 8वें पे है विभागीय लेखों जिनमें व्यय तथा प्राप्ति दोनों ही सम्मिलित हैं का संकलन करना एवं उनका कोषागार महालेखाकार के आंकड़ों के साथ मिलान एवं लेखा समाधान कराना। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे है 9वें नंबर पे विभिन्न कार्यालयों का आंतरिक लेखा परीक्षा, विभागीय आंतरिक लेखा परीक्षा एवं महालेखाकार द्वारा उठाई गई संपरीक्षा संबंधी आपत्तियों का निस्तारण परिपालन कराया जाना। 10 नंबर पे है ड्राफ्ट पैरा एवं भारत के नियंत्रण व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में उल्लिखित प्रश्नों की व्याख्यात्मक टिप्पणी करना तैयार करना। 11वें नंबर पे वेतन निर्धारण, समायोजन, समयमान, वेतनमान, एसीपी तथा वार्षिक वेतन वृद्धि से संबंधित प्रकरणों का परीक्षण करना। देखिए कल मैंने यहाँ तक आपको डिटेल में समझा दिया था, इसलिए मैंने इसको डिटेलिंग में नहीं किया, सिर्फ आपके लिए एक बार पढ़ दिया है। बाकी अब मैं 12वें नंबर से आपको डिटेल करना चाहूँगी, क्योंकि वहाँ कल वीडियो ख़त्म हो गई थी, मुझे समय नहीं मिला उसके आगे बनाने का। तो 12वें नंबर पे देखते हैं क्या है। 12वें नंबर पे है सेवानिवृत्त मृत होने पर वाले राजकीय सेवकों की सेवा पुस्तिका, पेंशन प्रपत्रों, जीपीएफ, सामूहिक बीमा, अवकाश, नकदीकरण एवं एनपीएस आदि सहित अन्य समस्त सेवा नैवृत्तिक देयों का भुगतान पूर्व परीक्षण करना। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है। इसमें लिखा गया है जो भी लोग रिटायर हो जाते हैं या जैसे किसी सरकारी कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, उस दशा में जो भी उसके देयक होते हैं, उसकी सेवा पुस्तिका होती है, उसके जो पेंशन के कागज़ तैयार किए जाते हैं, उसका जो जीपीएफ होता है जहाँ उसका पैसा इकट्ठा होता है, ठीक है, कटता रहता है। जैसे हम लोगों का एनपीएस कटता है, उन लोगों का जीपीएफ कटता है पेंशन के लिए। और सामूहिक बीमा होता है, फिर जो भी उसको पैसा दिया जा रहा है, कितना पैसा उसका टोटल बन के उसको देना है, और अगर वो एनपीएस का है तो एनपीएस आदि में क्या है उसका प्रकरण, इन सब का जो भी बाबू लोग फाइल तैयार करेंगे उसे आपका परीक्षण करना होगा। मतलब आपके परीक्षण के बिना, आपके साइन और मोहर के बिना ये पैसा उसको नहीं मिल सकता। मतलब उस मृतक आश्रित परिवार को या जो भी सेवानिवृत्त हुए हैं उनको ये तब तक नहीं मिल सकता जब तक आपका मोहर और साइन नहीं होगा, आप लिख नहीं देंगे कि परीक्षण किया जा चुका है और परीक्षण में ये सब कुछ सही पाया गया है। मतलब कुल मिला के आपको पैसे पे ही रिलेटेड काम करना है कि आपके विभाग में जो पैसा आ रहा है या फिर जा रहा है, किसी भी रूप में जा रहा है, वो सही से जा रहा है या उसमें कुछ जोड़ा घटाया गया है, बाबुओं द्वारा कुछ हेरा फेरी की गई है। इन्हीं की जाँच करना ही एक लेखाकार और सहायक लेखाकार का असली काम होता है। ठीक है। 13वें नंबर पे है जीपीएफ अस्थायी, स्थायी, अग्रिम एवं 90% भुगतान के प्रस्तावों की जांच व परीक्षण करना। देखिए जो भी जीपीएफ होता है ना, कि जो ये पुराने कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 2005 से पहले हुई थी, इनका जीपीएफ कटता है, जनरल प्रोविडेंट फंड। और हम लोग जो अभी आप लोग भी जैसे सिलेक्शन पाएंगे तो आप लोगों का एनपीएस कटेगा न्यू पेंशन सिस्टम के तहत। तो जो पुराने वाले हैं जिनका जीपीएफ कटता है, उनको क्या होता है कि कभी कभी पैसे की ज़रूरत होती है तो सोचते हैं कि कुछ पैसा निकाल लिया जाए अपने जीपीएफ खाते से। तो वो दो तरह का होता है, एक होता है अस्थायी, एक स्थायी, उनको चाहिए होता है। तो अस्थायी और स्थायी अग्रिम में ये होता है कि उन्हें कुछ साक्ष्य देने पड़ते हैं अपने कि हाँ हम फलाना काम के लिए हमें ये पैसे की ज़रूरत है, इतने पैसों की। तो उनका जितना बन रहा होता है उसका 75% ही शायद दिया जाता है, पूरा नहीं दिया जाता है जितना भी वो मांग रहे होते हैं। अगर कोई 100% मांगता है तो आप 100% पे साइन नहीं करेंगे कि इनको दे दिया जाए, नहीं, आपको देखना पड़ता है, ये सब चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं कि जो बाबू ने बनाया है इनका जीपीएफ निकालने के लिए क्या वो सही है या उसने पैसे खा के कम ज़्यादा किया है, वो चीज़ आप चेक करते हैं। फिर होता है 90% भुगतान।
90% भुगतान कब होता है उसका, जैसे कि कोई रिटायर हो गया, तो जब रिटायर होता है तो जीपीएफ का पूरा पैसा एक साथ नहीं दिया जाता, उसे 90% पैसा ही मिलता है। जितना मान लीजिए किसी के अकाउंट में 10 लाख जमा है, 10 लाख पे वो रिटायर हुआ है तो उसको 9 लाख ही मिलेंगे, 1 लाख उसका रोक लिया जाता है, 1 लाख बाद में आता है। 10% जो होता है वो महालेखाकार के जांच के बाद होता है, बाकी 90% आप विभाग द्वारा निकलवा सकते हैं, लेकिन जब उसका 10% जो बचता है वो महालेखाकार चेक होने के लिए जाता है, कि जैसे कभी उसके सेवा पुस्तिका और सब चीज़ें भेजी जाती हैं चेक करने के लिए कि कभी ऐसा तो नहीं हुआ है कि कोई इसका कम ज़्यादा चढ़ गया हो अमाउंट, या फिर ये डिफ़ॉल्टर रहा हो, कहीं इसका पैसा मतलब इसने ज़्यादा ले लिया हो और भरा ना हो। ये सब चीज़ें चेक होने के बाद ही वो 10% पैसा निकाला जाता है, इसीलिए वो होल्ड ऑन पे रहता है कुछ टाइम के लिए। तो वो जो 90% पैसा होता है उसको निकालने के लिए भी आप चेक करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको पूरा दिया जा रहा हो, आप पूरा निकल जाए। तो ये सब चीज़ें चेक करना भी एक लेखाकार की जिम्मेदारी है। 14वें नंबर पे है सेवानिवृत्त होने वाले राजकीय सेवकों का 90% भुगतान हेतु जीपीएफ प्राधिकार पत्र निर्गम कराने संबंधी कार्य। ये देखिए जो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी उसी को डिटेल में बता रहे हैं कि वो उसका भुगतान हो सके, इसके लिए भी उसका प्राधिकार पत्र वगैरह निकालना होता है। 15 नंबर पे है विभिन्न स्तर के अधिकारियों को प्रेषित की जाने वाली वित्तीय सूचनाओं को निर्धारित प्रारूप पर समय अंतर्गत प्रेषित किया जाना। मतलब जो भी विभिन्न स्तर के अधिकारी हैं उनको जो भी फाइलें और सूचनाएं आप भेज रहे हैं उनको हर मतलब टाइमली आप भेजते रहें। ऐसा ना हो कि इस महीने की सूचना आपने ना भेजी हो कि बजट क्या गया था क्या नहीं, वो सब कुछ टाइमली जाना चाहिए उनके पास। ये भी कौन देखता है, सहायक लेखाकार और लेखाकार का ही काम है। ई कुबेर भुगतान संबंधी प्रक्रिया का पर्यवेक्षण किया जाना, ये 16वें नंबर पे दिया गया है। जो भी मतलब ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह भी होती हैं उसका भी आप चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन चुपचाप पेमेंट हो रही है आपको पता ही नहीं चल रहा है, आप उसको लेखाकार हैं तो आपका दायित्व बनता है कि आप उसको चेक करें, क्लियरली मेंशन कर दिया गया है शासन द्वारा। 17वें नंबर पे है निष्प्रयोज्य सामग्री भंडार के सामयिक निस्तारण हेतु नीलामी से संबंधित पत्रालय प्रकरणों का परीक्षण करना। देखिए जैसे ऑफिस में ही कुछ फर्नीचर है या कुछ अलमारियाँ वगैरह हैं या कंप्यूटर्स हैं जो भी हैं जिनका जो ख़राब हो चुके हैं या जिनको आप कबाड़ में बेचना चाहते हैं या फिर मतलब वो किसी काम के नहीं रहेंगे, उनकी नीलामी करनी हो तो उसके लिए भी फाइल चलाई जाती है प्रॉपर, उसमें सब कुछ डिटेल्स भरी जाती हैं, लोग आते हैं तो वो भी आप चेक करेंगे फाइल कि इसका जो मूल्य मिल रहा है और लगाया गया है जो मिलेगा वो सब ठीक है या नहीं, मतलब पैसे का ही पूरा आपको लेन देन सब कुछ चेक करना है। ठीक है। 18 नंबर पे है निविदा संबंधी कार्यों में अपेक्षित सहयोग प्रदान करना। मतलब जितना भी टेंडर नोटिस वगैरह निकलता है उसमें भी आपको हेल्प करनी होती है। और 19वें नंबर पे है माप पुस्तिका श्रमिक चिट्ठों की जांच एवं भुगतान हेतु संस्तुति करना। मतलब ये भी जो भी है कि जो श्रमिक वगैरह के चिट्ठे वगैरह होते हैं और माप पुस्तिका होती है उनकी भी आपको ही जांच और भुगतान करना होगा कि किसी को ज़्यादा या कम तो नहीं जा रहा है पैसा। चलिए अब आते हैं आपके द्वारा पूछे गए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो है सहायक लेखाकार के कार्य एवं दायित्व, क्योंकि आप जब ज्वाइन करोगे तो आप सहायक लेखाकार ही रहोगे, तो ये जानना आपके लिए अभी के लिए सबसे ज़रूरी है। बाकी तो लेखाकार बन के आप सब जान ही जाओगे, लेकिन सहायक लेखाकार जब आप बन जाओगे तब आप कौन से काम करोगे, इसके लिए मैंने ये वीडियो स्पेशली इसीलिए बनाई है। तो चलिए अब आप जानते हैं कि जब आप सहायक लेखाकार बनेंगे तो आप क्या क्या काम करेंगे। इसमें से कुछ काम तो मैं कर भी चुकी हूँ और डिटेल में पता भी है, लेकिन आपको अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए सहायक लेखाकार का पहला काम होता है व्यय विवरण तैयार करना। देखिए जितने भी खर्चे वगैरह होते हैं ना आपके विभाग में उनका जो भी डिटेल्स होती हैं वो आप ही तैयार करते हैं, उसको कहते हैं व्यय विवरण, उसकी फाइल बनती है। 2 नंबर पे है जीपीएफ लेजर पासबुक एनपीएस लेजर पासबुक की वार्षिक लेखाबंदी का परीक्षण करना। देखिए जो जीपीएफ लेजर और पासबुक वगैरह है और एनपीएस लेजर पासबुक ये सब बाबू प्रिपेयर करता है। जब हम लोगों ने नई नई ज्वाइनिंग की थी तो हम लोगों को ये सब पकड़ाया जाता था कि आप करिए। इसी के संदर्भ में जब हम लोगों ने जाके आंतरिक लेखा में शिकायत की और बाकी बच्चों ने भी, तो हम लोगों को ये लेटर जारी हुआ कि जिसके तहत अब हमारा ये काम नहीं है, ये बाबुओं का काम होता है कि वो ये चीज़ें मेंटेन करेंगे और आपसे आके चेक करवाएंगे, परीक्षण करवाएंगे। देखिए आपको कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, इसमें भी पूरा टोटलिंग होता है, पूरे साल भर की मेहनत होती है कि वो बाबू पूरा तैयार करके लाता है आंकड़ा, आपको चेक करना होता है। तो ये जितना भी है जीपीएफ लेजर पासबुक ने एनपीएस लेजर पासबुक ये सब की जो वार्षिक लेखाबंदी होती है लास्ट में मार्च के एंड में, कि आप चेक करिए कि उन्होंने जो भी बनाया है वो सब सही है या नहीं। फिर तीसरे नंबर पे भवन निर्माण मरम्मत मोटर स्कूटर कार कंप्यूटर अग्रिम आदि पर देय ब्याज की गणना का परीक्षण करना।
देखिए, भवन निर्माण, मरम्मत, मोटर, कार, स्कूटर, इन सब के लिए जो है सरकार हर साल पैसा जारी करती है। साल में 2 बार भी कभी कभी हो जाता है कि हाँ, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको सरकारी पैसा या ऋण आप कह सकते हैं मिलता है घर वर बनवाने के लिए। तो उसमें भी जो फाइलें चलाई जाती हैं बाबुओं द्वारा, ये सब बाबुओं का काम होता है। उस पर जो भी ब्याज उनका बन रहा है या कितना किसको अलॉट किया गया है, उसके लिए जो उन्होंने कागज़ लगाए वो सही है या नहीं, ये सब का परीक्षण करना भी सहायक लेखाकार का ही काम है। परीक्षण करेंगे आप चेक करेंगे कि जो बाबू ने बनाया वो सही है। आपको खुद नहीं बनाना है। अगर आप नौकरी के बाद आपसे कोई खुद कहता है कि आप बनाइए, तो आप साफ साफ मना कर सकते हैं कि देखिए, हमारे पास ये पत्र है, इसमें ये चीज़ हमें नहीं कही गई है, हमें सिर्फ परीक्षण का काम है, हम सिर्फ परीक्षण करेंगे। तो ये आपके लिए है। फिर चौथे नंबर पे आयकर, जीएसटी से संबंधित कार्य, जितना भी इनकम टैक्स वगैरह जीएसटी से रिलेटेड जो भी वर्क होता है वो भी आप चेक करेंगे। आप ही को बनाना ही होता है शायद। तो ये तो मैंने अभी किया नहीं है इनकम टैक्स वाला, इसलिए मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, ये क्योंकि ये इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको जानते हैं कि आयकर का काम है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। हम लोगों को इतना एक्सपीरियंस है नहीं, हम प्रोबेशन पीरियड पे हैं। तो ये काम वही करते हैं जो थोड़े इसमें एक्सपर्ट होते हैं, जैसे हमारे सीनियर्स। तो हम लोग भी उनके साथ लगे हुए हैं, सीख रहे हैं। जब पूरा सीख जाएंगे तो आपको डिटेल कर देंगे। 5वें नंबर पे है राजकीय क्षति वसूली से संबंधित आदेशों के सापेक्ष वसूली योग्य धनराशि का अनुश्रवण एवं लेखांकन करना। देखिए, जो भी आपका ऑफिशियल वसूली या क्षति से संबंधित कोई फाइलें आती हैं, उसमें जो धनराशि बताई जाती है कि कितना वसूल करना है, कितनी क्षति पहुंची है, उसको भी आप ही कंपाइल करेंगे, आप ही उसका जो है अकाउंट्स वगैरह उसके मेंटेन करेंगे, तैयार करेंगे। ये भी आप ही का काम होता है। 6 नंबर पे लेखाकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों में अपेक्षित सहयोग प्रदान करना। अब ऊपर जो मैंने आपको लेखाकार के कार्य बताए थे ना, इसीलिए बताए थे क्योंकि उसका सहायक लेखाकार के कार्यों से बहुत लेना देना है। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने लेखाकार के कार्य आपको क्यों बताया, आपको क्या ज़रूरत है, आप तो पहले सहायक लेखाकार बनोगे और जब बन जाओगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें 6 नंबर पर यही बात लिखी गई है कि आपको जितने भी लेखाकार के कार्य हैं वो सारे भी जानने ज़रूरी हैं। क्योंकि कभी कभी होता है कि एक ऑफिस में एक अकेला सहायक लेखाकार ही पोस्टेड है, उसके ऊपर कोई लेखाकार है ही नहीं, तो आप करोगे कैसे। आप ही को दोनों काम करने पड़ेंगे, लेखाकार का भी और सहायक लेखाकार का भी। तो इसलिए आपको हर काम आना ज़रूरी होता है। इसलिए आप जहाँ भी जाएं, अगर आपके साथ कोई लेखाकार है, सीनियर है आपका, तो आप उसके साथ लग के सारा काम सीख लीजिए और इसीलिए आप उसके सहयोग करते रहिए, उसके अकॉर्डिंग चलिए। बाकी आपको बाबू लोग भटकाएंगे बहुत, लेकिन आप मत भटकिएगा, आप अपने लेखाकार के अकॉर्डिंग ही रहिएगा, क्योंकि वही आपको काम सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। और उनकी अनुपस्थिति में उनका पटल भी आपको ही देखना पड़ता है, उनके सारे काम आपको देखने होते हैं। तो इसलिए लेखाकार के कार्यों को अगर आपने नहीं देखा है, वीडियो स्किप कर दिए या मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है डिटेल में, तो दोबारा जाके देख लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि आपको समझना ज़रूरी है। चलिए, अब कार्यालय ने क्या कहा है। कार्यालय में सहायक लेखाकार में कोई पद रिक्त होने की दशा में कार्यरत लेखाकार सहायक लेखाकार द्वारा उपरोक्त सभी कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा। देखा, मैंने वही बात आपसे बताई थी ना कि अगर दोनों में से एक हैं, जैसे अगर सहायक लेखाकार नहीं, सिर्फ लेखाकार ही है ऑफिस में, तो वो सहायक लेखाकार का भी सारा काम देखेगा, अपना भी देखेगा। और अगर लेखाकार है तो वो अगर सहायक लेखाकार है और उसके ऊपर लेखाकार नहीं है, रिटायर्ड हो गया या मतलब छुट्टी चला गया या है ही नहीं, ऑफिस में नियुक्त ही नहीं हुआ, तो आप ही देखेंगे, दोनों काम आप ही को देखने हैं। इसलिए आपको दोनों काम जानने बहुत ज़रूरी हैं। और जैसे आप घबराइए मत कि इतने सारे काम मुझे अकेले करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। एक एक विभाग में 8-8, 10-10 सहायक लेखाकार भेजे गए हैं, क्योंकि क्या हुआ ना कि हम लोगों की वैकेंसी में 700 बच्चों का ही सिलेक्शन हुआ। वैकेंसी तो 2700-2800 की थी, लेकिन सिर्फ मात्र 700 बच्चे ही एलिजिबल पाए गए, तो उन्हीं का सिलेक्शन हुआ। इसलिए जो है बच्चों को कम कम मतलब संख्या में भेजा गया। अगर यही पूरे होते तो पूरी संख्या में 25-25 करके भेजे जाते, लेकिन 7-8 बच्चे ही एक साथ जा पाए। तो अगर आप सोचिए 7 सहायक लेखाकार गए हैं, तो इनमें से एक एक काम सबको पकड़ा दिया गया, तो इजीली आप एक एक काम आराम से कर सकते हैं। लेकिन किसी किसी विभाग में जहाँ एक ही सहायक लेखाकार भेजा गया, उसको सारे काम डाल दिए गए, लेकिन वो भी अपने लेखाकार की सहायता से सारे काम अच्छे से कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आगे इसमें लिखा गया है नियंत्रक अधिकारियों कार्यालय अध्यक्ष का ये दायित्व होगा कि वो कार्यालय में कार्यरत लेखा संवर्ग के कार्मिकों से उपरोक्त अनुसार कार्य दायित्वों का निष्पादन कराया जाना सुनिश्चित करें। देखिए, जो आपका मतलब नियंत्रण अधिकारी होगा या आपका जो डायरेक्टर होता है ऑफिस का, विभाग का, कार्यालय अध्यक्ष, उसकी ये जिम्मेदारी है कि ये जितने भी काम दिए गए हैं वो आप ही के द्वारा कराए जाएं। ऐसा ना हो कि किसी बाबू से करा रहा हो, क्योंकि उसको ऑथराइज नहीं है बाबू को वहाँ मोहर और साइन करना, वहाँ आपको ऑथराइज है। तो ये चेक कौन करेगा, ये आपका जो हेड होगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट,
मतलब आपका डायरेक्टर। ठीक है, और क्या लिखा है, और लिखा है सहायक लेखाकार, लेखाकार कार्यालय में कार्यरत सहायक लेखा अधिकारी वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारी के पर्यवेक्षण तथा कार्यालयाध्यक्ष के नियंत्रण में कार्य करेंगे। मतलब जो भी आप सहायक लेखाकार हो या लेखाकार हो, आप कार्यालय में जो आपके एओ होंगे, मतलब डबल एओ, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, जिसको आप सहायक लेखा अधिकारी कहते हैं, वो उनके थ्रू, और जो आपके वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी होंगे, एफएओ, फिनांस एंड अकाउंट्स ऑफिसर जो आपके होते हैं, उनके अंडर आप काम करेंगे। जो काम आपको वो बताएंगे आप उनके अंडर चलेंगे। ठीक है, नियंत्रण में आप काम व्यवहार में कार्य करेंगे तथा व्यवहारित पत्रावलियों प्रकरण कार्यरत सहायक लेखा अधिकारी वित्त एवं लेखा संवर्ग सेवा के अधिकारी के माध्यम से सीधे कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे। मतलब जो भी आप फाइलें चेक करेंगे, जो बाबुओं से होके पहले आपके पास आएगी, उसे आप चेक करेंगे कि सब कुछ सही है, उसे आप किसे फॉरवर्ड करेंगे, आप अपने डबल एओ को फॉरवर्ड करेंगे, जो आपका सहायक लेखा अधिकारी होगा। सहायक लेखा अधिकारी उसको दोबारा चेक करेगा, फिर वो चीज़ें कहाँ जाएंगी, वो आपके एफएओ के पास, वित्त एवं लेखा अधिकारी अगर ऊपर बैठा होगा उसके पास जाएंगी। फिर अगर उसके ऊपर आपका एफसी बैठा है, एफसी मतलब फिनांस कंट्रोलर, उसके पास जाएंगे, तब जाके आपके डायरेक्टर सर के पास जाएंगे, जो आपके विभाग के सबसे एचओडी होते हैं, सबसे हेड होते हैं, उनके पास। ये आपका एक सीक्वेंस होता है फाइलों को मतलब निस्तारित करने का, वही चीज़ इसमें कही गई है। अधीनस्थ लेखा संवर्ग के कार्मिकों को अपने लेखा संबंधी कार्यों के निष्पादन हेतु ऐसे समस्त प्रकरण, अभिलेख, पत्रावलियां जिनमें वित्तीय उपाशय निहित हो को देखने, मांगने, जांचने तथा परीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा। देखिए, हम सब लेखा कार्मिक ही हैं, जो भी अकाउंट सर्विस के हैं, तो हम लोगों को ये अलाउ है, ये अथराइज है कि हम किसी भी प्रकरण, अभिलेख या पत्रावलियों को देखने और मांगने, जांचने की अधिकार रखते हैं। जैसे कि कोई बाबू है, अगर वो आपको लग रहा है कि किसी की जीपीएफ में गड़बड़ कर रहा है, पैसा खा रहा है या कुछ कर रहा है, तो आप उससे मांग के चेक कर सकते हैं किसी भी टाइम, एनी टाइम। कोई भी आपसे आके कंप्लेन करता है कि हमारी फाइल में गड़बड़ी हुई है या ये है, तो आप उससे साक्ष्य मांग सकते हैं कि दिखाइए आपने कि किस बेसिस पे ये काम किया है। आपको बाबुओं से ये बात पूछने का अधिकार है, या आप पत्रावलियां ही देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कभी परीक्षण कर सकते हैं। कार्यालय अध्यक्ष नियंत्रण अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि उनके द्वारा वित्तीय लेखा संबंधी कार्यों में लेखा कार्मिकों की उपेक्षा ना की जाए। देखिए, इसका अर्थ ये होता है कि जितने भी लेखा कार्मिक होते हैं, जैसे कि अकाउंटेंट है या असिस्टेंट अकाउंटेंट है, कि उसको जो काम सौंपे गए हैं, वो जो अपने काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए आपने किसी बाबू से जीपीएफ पासबुक मांगा या किसी की सेवा पुस्तिका मांगी, उसने मना कर दिया, आपको कोई डाउट है कि इसने गड़बड़ की है, लेकिन वो दिखा नहीं रहा है, तो ये आप कैसे करोगे? आपको वो मना नहीं कर सकता है, ये उसके पास राइट नहीं है। आपको देखने का अधिकार है, आप मांग सकते हो। अगर वो मना करता है तो आपका जो भी नियंत्रण अधिकारी है, आप जाके सीधा उसके पास कंप्लेन करिए, उसे देना ही पड़ेगा। तो इसलिए आपकी उपेक्षा ना की जाए, इसलिए ये लाइन इसमें डाली गई है। यदि किसी विभाग में उस विभाग की लेखांकन प्रक्रिया की स्थिति विशेष के दृष्टिगत वहाँ के लेखा कार्मिकों के लिए उक्त कार्यों के अतिरिक्त कोई पृथक लेखा संबंधी कार्य निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है, तो संबंधित विभाग से समुचित प्रस्ताव पर निदेशक आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा द्वारा उस विभाग विशेष हेतु पृथक से आदेश निर्गत किए जाने पर विचार किया जाएगा। देखिए, इसमें ये समझाया गया आपको कि जैसे अगर आप मान लीजिए लेखाकार या सहायक लेखाकार हैं किसी विभाग में, और उसमें आप देखते हैं कि आपके अंडर कोई नहीं है जो जीपीएफ का काम देख सके, या संख्या कम है, या ऑफिस बहुत ज़्यादा छोटा है, 10-12 लोगों का एक छोटा सा ऑफिस है कहीं किसी छोटी सी सिटी में, तो आप क्या करोगे? तो आपको सब काम करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए इस चीज़ को लिखा गया है कि अगर मतलब आपका जो हेड होगा वहाँ का, आपसे बिना किसी ऑर्डर के कि आपसे ऐसे ही काम नहीं करवा सकता कि आप मतलब सहायक लेखाकार हो लेकिन आप बाबू का भी काम देखो, वो उसको अथराइज नहीं है ये कहने का। वो तब करवा सकता है अगर उसको बहुत नीड है, बहुत ज़रूरत है, उसके पास एम्प्लॉयज़ नहीं है, तो वो एक पत्र लिखेगा निदेशक आंतरिक लेखा को और उनसे परमिशन मांगेगा कि क्या हम आपके कार्मिक से ये काम करवा सकते हैं, या हमारे यहाँ ऐसे स्टाफ की कमी है, या थोड़ी टाइम के लिए हमें ज़रूरत है, तो थोड़ा आप मतलब। तो जब आंतरिक लेखा इस चीज़ पे अपनी संस्तुति दे देता है कि हाँ ठीक है आप कर सकते हो, तभी आपसे ये काम करवाया जाएगा। अदरवाइज जो भी आप जिस भी डिपार्टमेंट में पोस्टेड हो, उसके हेड का ये राइट नहीं है कि वो आपसे लेखा के अलावा कोई अन्य कार्य करवा सके। ठीक है, तो आई होप आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे अच्छे से। और भी अगर आपको कोई डाउट रह गया हो इसमें तो आप पूछ सकते हैं। बाकी चलिए अब ये जान लेते हैं कि असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी कब आएगी। फिर 2021 से आएगी, 22 से आएगी, जो कि बहुत ज़्यादा कमेंट मुझे आ रहे हैं इसके बारे में।
तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि पेट की जो वैकेंसी है 21 से आएगी, 22 से आएगी। ये किसी चैनल के कहने पे आप मत जाइए, क्योंकि चैनल वालों को कुछ नहीं पता है। वो वहाँ ना ऑफिस में बैठे हैं, ना उनका कोई रिश्तेदार ऑफिस में बैठा है। वो अपने मन से कह रहे हैं, और अगर इनफैक्ट बैठा भी होगा किसी का, कोई कह रहा होगा, अंदर की बात कोई लीक नहीं करता है। मैं आपको क्लियरली बता दूं, देखिए मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं बता सकती हूँ आपको कि हमारे विभाग में क्या चल रहा है क्या नहीं। मैं अथराइज नहीं कि हम बाहर जाके बताएं, ठीक है। मैं आपको वो चीज़ें बता सकती हूँ जो उन्होंने नोटिस आउट किया हो, या फिर जो चीज़ मतलब सार्वजनिक हो गई हो, उसके बारे में मैं आपको डिटेल दे सकती हूँ, समझा सकती हूँ। कि जैसे मैंने आपको यही बताया है कि इस जॉब चार्ट में क्या क्या समझाया गया है, मैं आपको डिटेल में बता सकती हूँ। बट प्रेजेंटली मेरे ऑफिस में क्या चल रहा है मैं आपको नहीं डिटेल कर सकती हूँ। ऐसे ही UPSSC के ऑफिस में अंदर क्या हो रहा है ये बताने का किसी को राइट नहीं है। ये आप तभी जान पाएंगे जब ये आप अपनी मतलब बार बार जाके वेबसाइट उनकी चेक करिए UPSSC की। जिस दिन वो नोटिस आउट कर देंगे आप पढ़ लीजिएगा उसमें क्या योग्यता मांगी गई है। B.Com के साथ O लेवल चलेगा कि O लेवल के इक्विवेलेंट और भी चीज़ें रखेंगे वो, या वैकेंसी पेट 21 या पेट 22 किसके थ्रू वो भरेंगे, ये भी चीज़ें, कितनी पोस्टें आएंगी, कौन कौन से विभाग में कितनी रिक्त पोस्टें हैं, कौन सी पोस्टें अस्थायी हैं कौन सी नहीं है, वो सारी डिटेल आपको जो मिलेगी वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू ही मिलेगी। किसी चैनल के कहने पे या किसी के कहने पे मत जाइए। वो सिर्फ व्यूज़ बटोरने के चक्कर में आपको उल्टी सीधी थंबनेल बना के डाल देते हैं कि हाँ इतना है उतना है। कुछ मत मानिए। जिसके पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो, हाथ में कागज़ हो, कागज़ पे किसी अधिकारी के साइन हो, आप उसी बात को मानिए। इसलिए मैंने आपको देखिए पहली वीडियो में अपनी सैलरी स्लिप दिखा के तब मैंने आपको समझाया कि हाँ इतनी सैलरी होती है। ऐसा नहीं है कि हवाई बातें थी, मैं कुछ भी आपको कह दूँ और आप मान लीजिए। क्यों मानेंगे आप, है ना। देखिए आप कोर्ट में भी जाते होंगे तो कोर्ट भी सबूत मांगता है, चाहे आपके कागज़ के रूप में हो या साक्ष्य के रूप में हो, गवाह के रूप में, किसी भी रूप में। तो कोर्ट भी जब सबूत देख के ही बात मानता है। तो आप क्यों किसी की बात ऐसे कहने पे जा रहे हैं, आप मत जाइए। जब नोटिस आउट हो जाएगा उसमें क्लियरली एक एक चीज़ मेंशन होगी तब आप मानिएगा। और जब तक नोटिस नहीं आता तब तक आप अगर जान भी जाएं कि 21 से आएगी, 22 से आएगी, या इक्विवेलेंट लेगा कि नहीं वो लेवल के, क्या फ़र्क पड़ जाता है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपकी तैयारी जैसी है वैसी ही रहेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो आप उस पर फोकस करिए। वैकेंसी जब आनी होगी तब आ जाएगी। आप डेली एक बार UPSSC की वेबसाइट पे जाके एक बार चेक कर लिया कीजिए। नोटिस अगर कुछ आया होगा तो आपको पता चल ही जाएगा। बाकी अपनी स्टडी पे फोकस रहिए जो आपको आने वाले टाइम में बेनिफिट दे सकती है। बाकी किसी अफवाह पे, किसी न्यूज़ पे मत जाइए किसी चैनल पे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ऑथेंटिक जानकारी पहुंच सके। इसलिए मेरे चैनल को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। चलिए जो भी आपके कमेंट्स हों इसके रिगार्डिंग, इस जॉब चार्ट के रिगार्डिंग आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं ज़्यादा जानकारी के लिए, पिछली वीडियोस देख लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।